Good morning. Today is 10th of Feb 2017 and we are going to discuss the articles of द हिंदू। देखिए आज भी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज वीडियो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन किस खराबी आ गई बीच में, इसलिए दोबारा से इसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, और दूसरा नीचे जो आर्टिकल है ये नागालैंड की वुमन से जो रिजर्वेशन दिया गया था जिसका ट्राइब्स विरोध कर रहे थे उससे रिलेटेड है। इसे हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, फिर चलेंगे बीच के आर्टिकल की तरफ में। बीच का जो आर्टिकल है गुड स्मारिटन्स, यानी वो लोग जो जिसका कभी देखिए आपने देखा होगा सड़क पे एक्सीडेंट के दौरान में जो लोग सहायता करते हैं, जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ है यानी मुसीबत में सहायता करने वाले लोगों को कहते हैं स्मारिटन्स। तो गुड स्मारिटन्स के बारे में ये आर्टिकल है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल में। जो बीच का आर्टिकल है ये आर्टिकल है टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें पेटेंट और डाटा एक्सक्लूसिविटी और भी काफ़ी सारे इश्यूज हैं। ये आर्टिकल देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाफिज सईद जमात अल दवा पाकिस्तान का एक आतंकवादी है और उसको नज़रबंद किया है पाकिस्तान ने प्रेशर में आकर। चाइना और यूएस का प्रेशर था। ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी ऐसे किसी आतंकवादी पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। और ये आर्टिकल राजनीति से रिलेटेड है। तो उसके अलावा दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, एक करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का और एक करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। तो चलिए एक बेहतरीन सेशन की दोबारा से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, बेसिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी देखिए ये मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा बनाई जाती है। मॉनेटरी अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे इंडिया में ये सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, और फिलहाल हमारी गवर्नमेंट ने फेरबदल करके इसमें 6 पर्सनस की एक कमेटी है वो बनाते हैं, यानी 3 आरबीआई के बंदे हैं और 3 बंदे हैं सेंट्रल बैंक द्वारा, हमारी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड। तो ये 6 बंदे मिलके 6 पर्सनस मिलके मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। उर्जित पटेल, आर गांधी और मिचेल पात्रा ये आरबीआई के हैं। 3 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए, पम्मी दुआ, चेतन घाटे और रविंद्र ढोलकिया। अब यहाँ पे देखिए इनका मेन मकसद क्या है, क्या करते हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी बना के। देखिए ये जो सप्लाई ऑफ मनी है, यानी मान लीजिए अभी सर्कुलेशन है मनी का पूरी इंडिया के अंदर में, वो मान लीजिए 15 लाख करोड़ का है, तो इसको ये कम ज़्यादा करते हैं। कम ज़्यादा कैसे करते हैं, वो इनके खुद के तरीके हैं। इनका मेन मकसद होता है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, और उससे भी बड़ा पर्पस होता है कि इन्फ्लेशन को और ग्रोथ रेट को कम ज़्यादा करना। समझ गए, महंगाई को कम करना या ज़्यादा करना, या फिर देश की ग्रोथ रेट को ज़्यादा करना या कम करना किसी हद तक। अब यहाँ पे देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया कि पहले सिर्फ एक आरबीआई के गवर्नर ये मॉनेटरी पॉलिसी बना देते थे, अब 6 बंदों का समूह है, ये हमने डिस्कस कर लिया। 3 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट के, 3 बंदे होते हैं आरबीआई के। अब 2 तरह की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है। अभी तो हमने ये वर्ड इस्तेमाल किया ना, कम ज़्यादा। एक हो सकती है एक्सपेंशनरी और एक हो सकती है कॉन्ट्रैक्शनरी। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो ये है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए आप किस समय पर ये आती है। ये आती है रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन होती है या फिर रोजगार की कमी होती है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है। तो इसमें करते क्या है, इसमें देखिए इसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी होती है ये कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करते हुए पैसों की सप्लाई बढ़ा देती है मार्केट के अंदर में। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, पहले टूल्स पे ही नज़र डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए ये टूल्स होते हैं, यानी अभी तो कह दिया ना हमने, कहा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी है वो पैसे की सप्लाई कम ज़्यादा करती है, लेकिन कैसे करती है, ऐसे थोड़ा ना होता है। कोई जादू थोड़ी होगा कि वो बोलेगी कम हो जा तो पैसों की सप्लाई कम हो जाएगा। करनी तो पड़ेगी ना, कुछ तो उन्हें करना पड़ेगा। तो ये टूल्स हैं, इनकी सहायता से, इन औजारों की सहायता से जो आरबीआई है वो पैसों की सप्लाई कम ज़्यादा करती है। अब ये देखिए कौन कौन से हैं, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, बैंक रेट है, और कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, लिक्विडिटी रेशियो है, और स्पेशल डिपॉजिट्स है। ये हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। इसमें तो आरबीआई जो है रेट कम ज़्यादा करके करती है। दूसरे जो टूल्स हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जैसे क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट सीलिंग, मोरल परसुएशन, डायरेक्ट एक्शन, एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें क्या करती हैं आरबीआई, मोरल परसुएशन जैसे कि एग्जांपल लें तो रेट कम ज़्यादा नहीं करती, सीधे बैंक्स को बोल देती है। सेंट्रल बैंक है वो बैंक्स को बोल देगी कि आप इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दीजिए या फिर कम कर दीजिए। अब ये टूल्स ये हैं, और करते कैसे हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए कैसे करते हैं ये, बाकी इतने सारे एग्जांपल्स तो इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल आप ले लीजिए सीआरआर का, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। सीआरआर आपको पता है क्या होता है। सीआरआर ऐसा पैसा होता है, देखिए लोग, जनता है जो बैंक्स के पास में पैसा जमा कराती है,
और बैंक उसको आगे लोन के तौर पे देता है। तो सेंट्रल बैंक को डर लगता है कि बैंक कहीं अंधाधुंध लोन ना दे दे और लोगों का पैसा डूब ना जाए, यानी एक साथ में काफ़ी सारे लोग अगर निकलवाने आ जाए तो वो पैसा बैंक दे पाने में सक्षम हो। इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई जो है बैंक को कहता है कि आप अपना पैसा थोड़ा बहुत हमारे पास में सुरक्षित रखिए, ताकि अगर आप कुछ ऐसी गलत पॉलिसी अपनाओ तो हम आपका पैसा टाइम पड़ने पर लौटा सकें। तो ये कैश होता है, सीआरआर एक तरह का कैश होता है, ये बैंक का होता है और ये बैंक आरबीआई के पास में जमा करवाते हैं और स्टेबिलिटी के लिए होता है। 4% के आसपास अभी फिलहाल इसका रेट है। और अब देखिए ये सारे टूल्स हैं। अब यहाँ पे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है रिसेशन के टाइम में या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के दौरान में आता है। इसमें जो आरबीआई रेट्स है ना वो कम कर देती है। अब देखिए कम कैसे कर देती है। मान लीजिए पहले बैंक के पास में 1000 रुपये थे, अब सीआरआर थी 4% में। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के पास में बैंक को 40 रुपये रखने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में से 40 रुपये घटा दीजिए, आप बचे कितने, 960 रुपये। अब बैंक्स के पास में 960 रुपये हैं लोन देने के लिए, ज़्यादा रुपये हैं, मतलब कम रुपये हैं देने के लिए। अब बैंक जो है लोन 960 रुपये के हिसाब से जनता को देगी। अब एक दूसरा केस देखिए, अब जो है सीआरआर 2% है, यानी बैंक के पास में टोटल कैपिटल है 1000 रुपये, उसमें से 20 रुपये देने पड़ेंगे आरबीआई को, सीआरआर के तौर पे जमा कराने पड़ेंगे। तो बैंक के पास में पैसे देने के लिए बचे कितने, 980, यानी ज़्यादा रुपये हैं। तो बैंक के पास में ज़्यादा रुपये हैं जनता को लोन पे देने के लिए, तो बैंक जो है इंटरेस्ट रेट भी कम कर देगा। यानी बैंक कहेगा हमारे पास बहुत रुपये हैं, ले जाओ सस्ते ले जाओ, समझ गए। अब जनता को कम रुपए मिलेंगे तो सोचने की बात यह है कि जनता करेगी क्या उससे। जनता घर बनाएगी या फिर कुछ और जो काम करने हैं वो करेंगे। एक तरह से कहने का मतलब यह है जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी तो कंपनीज नहीं आएंगी। उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो कंपनीज नहीं होंगी, कंस्ट्रक्शन फर्म्स नहीं आएंगी, यानी कहने का मतलब है बिजनेस ज़्यादा आएगा तो जॉब ज़्यादा आएंगी और हमारी इकोनॉमी जो है वो पटरी पर चल निकलेगी। और करना क्या था, यही तो करना था। ये देखिए ना, अनएम्प्लॉयमेंट को ही तो हमें कम करना था, रिसेशन को ही तो कम करना था, हो गया ना, कर दिया। अब दूसरी बात है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कब आता है, ये इन्फ्लेशन के दौरान में आता है। इसमें जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको टाइट कर देता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, ये मान लीजिए एग्जांपल इस बार रेपो रेट का मान लीजिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, इस रेट पर जो होता है बैंक लोन लेता है आरबीआई से। अब मान लीजिए 1000 रुपये लोन लेना है इसको बैंक को आरबीआई से। अब पहले थी मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 8% थी, अब जो आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया, मान लीजिए 9% कर दिया। तो अब क्या होगा, लोन महंगा मिलेगा बैंक्स को, लोन खुद ही महंगा मिल रहा है बैंक को, तो वो कस्टमर्स को तो और भी महंगा देंगे अपना कमीशन बीच में खाने के लिए। तो अगर कस्टमर्स को लोन महंगा मिलेगा तो इसका मतलब है वो अपना प्लान्स डिले कर देंगे। वो कहेंगे देखिए अभी हमें पैसा नहीं है, लोग कहते नहीं है अभी पैसा नहीं है, एक बार मार्केट में अभी पैसा आसानी से मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से लोगों के पास में पैसा नहीं होगा, तो महंगाई थी, जो चीज़ें पहले आसानी से यानी मुश्किल से मिल रही थी। आपको पता है कि महंगाई में क्या होता है, महंगाई में चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। किसकी वजह से, डिमांड एंड सप्लाई का रूल लगाइए। सप्लाई जिस चीज़ की ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी उसके रेट कम हो जाते हैं। तो ये आसान सा लॉजिक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का। अब देखिए लोगों के पास में पैसा कम है तो डिमांड किसी चीज़ की घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। यही तो करना था हमें, हो गया ना, दोनों चीज़ें कर दी। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में ये होता है टोटल सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा देते हैं, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में जो मनी सप्लाई है वो कम कर देते हैं। ये इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए यूज होता है। जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है, इनको काउंटर करने के लिए, जो हमारे रिसेशन वगैरह या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए। चलिए अब जल्दी से आरटीएल की तरफ चलते हैं। आरबीआई ने देखिए एकोमोडेटिव स्टांस से अब न्यूट्रल स्टांस अपना लिया है। एकोमोडेटिव स्टांस क्या होता है, एकोमोडेटिव स्टांस तो ये होता है कि देखिए पहले वो एक्सपेंड कर रहे थे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को, यानी इंटरेस्ट रेट्स उनकी कम थी और जनता के पास में पैसा ज़्यादा जा रहा था, लेकिन अब वो न्यूट्रल स्टांस उन्होंने अपना लिया है। न्यूट्रल स्टांस का मतलब ये, ना तो उन्होंने अभी यानी अब इससे कुछ बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर बढ़ेगा, तो इनकी पॉलिसी या तो एक्सपेंशनरी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। अभी जो है इक्विलिब्रियम है, आरबीआई ऐसा कहता है। और इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने कहा कि टाइम ऐसा है कि हमें अभी आवश्यकता है नोटबंदी के बाद में कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार का रूप लेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी या फिर ज़्यादा होगी। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं अनसर्टेनिटी हैं, इसीलिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी चेंज नहीं किया। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री ने भी सेम बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी इसीलिए इंप्लीमेंट की गई है क्योंकि इकोनॉमी हमारा अच्छे से काम कर रही थी
और बेकार काम कर रही होती तो हम नोटबंदी इंप्लीमेंट करते ही ना। उसके बाद में आरबीआई ने सावधानी बरतने को भी कहा। उन्होंने माना कि देखिए इकोनॉमी है वो शॉर्ट टर्म में सफर करेगी, डिसरप्ट होगी इस पूरे नोटबंदी के कारण में, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट होगा वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी उसको तो एंटिसिपेट भी नहीं किया जा सकता, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि किस प्रकार का इफेक्ट होगा नोटबंदी का। और इन्होंने क्या किया उसके बाद आरबीआई ने जो ग्रोस वैल्यू एडिड होता है, ग्रोस वैल्यू एडिड यानी जीडीपी होती है, इसकी जो प्रोजेक्शन है वो घटा दिया। तो अब आप पूछोगे कि ग्रोस वैल्यू एडिड और जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। देखिए ग्रोस वैल्यू एडिड जीडीपी के बराबर ही होता है। ग्रोस वैल्यू एडिड में से हम अगर प्लस में टैक्स कर दें, टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स माइनस में सब्सिडीज कर दें, तो ये हो जाएगा जीडीपी। और ग्रोस वैल्यू एडिड में क्या होता है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो शामिल नहीं होते, फाइनल प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू होती है वो ही ऐड करते हैं, समझ गए। तो पहले देखिए पिछले साल नवंबर में आरबीआई ने कहा था कि हमारी देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी 7.6% से। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7.1% से ग्रो करेगी दिसंबर में नोटबंदी के बाद में, अब कर रहे हैं 6.9% से करेगी। तो उसका एक प्रॉपर कारण भी दे रहे हैं। क्या कारण ये दे रहे हैं? कारण दे रहे हैं कि देखिए एक तो जो है महंगाई अभी एक तरह से बढ़ रही है, दूसरा इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता। कैसे? ट्रंप की बात कर लीजिए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना सकते हैं, कंपिटिटिव पॉलिसीज हैं, ब्रिटेन अलग हुआ है यूरोपियन यूनियन से, कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों का क्या फर्क पड़ेगा, कैसे ये चीज़ें शेप लेंगी और क्या फर्क पड़ेगा हम पे। तो इसीलिए इन्होंने ग्रोथ रेट है वो कम कर दी है, प्रोजेक्शन कम कर दिया है। और दूसरा कहते हैं कि ग्लोबल महंगाई यानी पूरे वर्ल्ड में महंगाई ज़्यादा है, उससे एक्सपोर्ट्स पे, हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे फर्क पड़ा है, और डॉलर के जो दाम है वो भी कम हो रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, यानी जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है। तो डॉलर के मजबूत होने में हमारे इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताइए। देखिए फ़र्क ये पड़ता है कि पहले मान लीजिए $1 में मिलते थे 60 रुपये, अब मिलते हैं $1 में 90 रुपये। तो हमारी देश की जो इकोनॉमी है ना वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं हम तेल का, वेस्ट एशिया से, इराक से, इनसे, सऊदी अरेबिया से तेल का इंपोर्ट करते हैं। अब रुपए में थोड़े ना करते हैं तेल का इंपोर्ट, डॉलर देने पड़ते हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व से हम डॉलर निकालते हैं, उनको दे के आते हैं कि लो भाई हमें तेल दो। तो अब क्या है, अब देखिए पहले तो उतने तेल खरीदते थे हम, उनको कम डॉलर देने पड़ते थे, कम रुपया हमारा लगता था। अब जबकि डॉलर मजबूत हो रहा है, $1 के प्रति 90 रुपये आ रहे हैं, तो देखिए अब हमारा तेल का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी चोट पहुंचेगी। दूसरी बात ये कहते हैं कोर सेट इन्फ्लेशन की। कोर सेट इन्फ्लेशन क्या होती है? कोर रिटेल इन्फ्लेशन। कोर रिटेल इन्फ्लेशन ऐसी इन्फ्लेशन होती है जिसमें फूड और जो ऑयल प्राइसेस हैं उनके दाम नहीं काउंट किए जाते, यानी इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो सभी चीज़ों के दाम काउंट करते हैं, सभी आइटम्स के। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस में फूड आइटम्स, माइनस में जो एनर्जी आइटम्स जैसे कि पेट्रोलियम है उनके दाम दोनों ये घटा दो, तो वो होती है कोर इन्फ्लेशन। ये कहते हैं कि देखिए कोर इन्फ्लेशन जो है वो 4.9% पे अटक गई है, और यह फोर्स कर सकती है कि जो जनरल इन्फ्लेशन है, कि हेडलाइन इन्फ्लेशन है, उसके दाम भी बढ़ जाएं। तो 2017-18 में कहते हैं 4.5% पे, जो कि अभी है 5% तक ये जा सकती है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है। और भी काफ़ी तरह की चीज़ें जैसे कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के जो प्राइस हैं वो बढ़ रहे हैं, जो पहले हमारे पास में एडवांटेज था वो कम हो रहा है। और इवन बेस मेटल्स, अब बेस मेटल्स क्या होते हैं? ये बेस मेटल्स तो सिर्फ जनरल मेटल्स होते हैं, इसमें जो एक्सपेंसिव मेटल्स होते हैं ना, सोना चांदी, वो काउंट नहीं करते। तो बेस मेटल्स के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे फर्क पड़ सकता है, और एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है वो भी ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के कारण में ये इन्फ्लेशन कहते हैं बढ़ सकती है 2017-18 के सेकेंड हाफ के क्वार्टर में। वे फॉरवर्ड क्या है? एक और जो फाइनल चीज़ है, नोटबंदी के बाद में ऐसे आरोप लगे कि किसानों के जो सब्जियों के दाम है वो कम हो गए हैं, यानी प्रॉपर सब्जियों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। अब जबकि देखिए नोटबंदी का असर होना खत्म होगा किसानों के लिए, सब्जियों के दाम ठीक हो जाएंगे, तो उसका फिर महंगाई पे असर पड़ेगा। यानी एक तरफ किसानों की हालत ठीक हुई तो सब्जियों के दाम बढ़ गए, इससे महंगाई बढ़ गई। तो दोनों तरफ एक तरह से दिक्कत है, आयरनी है ये। तो इसीलिए जो आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई उसमें प्रूडेंस है और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पूरा आर्टिकल था। और अगला इशू जो है नागालैंड का, इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं। नागालैंड की सरकार ने 74th अमेंडमेंट जो हुआ था आर्टिकल नंबर 243 1992 में, कि वुमेन्स को अर्बन लोकल बॉडीज में 33% रिजर्वेशन दिया जाए। नागालैंड की सरकार ने ये डिसीजन इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी, इलेक्शन करवाया था 1 फरवरी को, जिसका भारी विरोध किया वहाँ की ट्राइब्स ने। क्या कहा उन्होंने कहा कि ये हमारी परंपराओं के विरुद्ध है। तो उसी पे ये आर्टिकल है, बंद डाउन हुआ। तो शुरू में ये कहते हैं कि शुरू में तो काफ़ी कोशिश की नागालैंड की सरकार ने, लेकिन बाद में घुटने टेक दिए, और 1 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था उसे भी रद्द कर दिया गया। ये कहते हैं कि देखिए सपोर्ट तो था,
काफ़ी सारे टाउन्स ने इसका विरोध किया, ट्राइब्स का, जो लोग रिजर्वेशन का विरोध कर रहे थे, और कई टाउन्स में, कई कस्बों में ये इलेक्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुए। फिर भी नागालैंड सरकार ने क्यों इसे रद्द किया, यह तो समझ से परे है। और एक जो आर्टिकल नंबर 371A है, ये कहते हैं कि देखिए इसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया है नागालैंड को, लेकिन इसमें जो लोकल बॉडीज़ हैं ये नागालैंड की सोसाइटी का पार्ट कभी भी नहीं था। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं कि वुमेन्स को रिजर्वेशन देना है, तो इस बात का विरोध नहीं कर सकते जो नागा ट्राइब्स हैं। काफ़ी लीगल स्ट्रगल के बाद में यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था नागालैंड की सरकार को कि आप इस वुमेन के रिजर्वेशन के फैसले को इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन जो ये नागालैंड नागा हो है, 16 ट्राइबल्स जो ग्रुप्स हैं उनका समूह ये है, और चीफ मिनिस्टर TR जेलियांग जो हैं अब ये रिजर्वेशन की मांग करने लगे हैं। और उसके बाद में जो सेंटर एग्जाम्पशन, अब देखिए नागालैंड की सरकार ने सेंटर से एग्जाम्पशन मांगी है कि जो नागालैंड का जो पार्ट 9A है जिसमें रिजर्वेशन मिलता है वुमेन्स को 33% अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, अब ये कहते हैं कि देखिए हमसे नहीं हो पाएगा भाई तो ये कहते हैं कि देखिए हमसे नहीं हो पाएगा, हमें एग्जाम्पशन दे दीजिए प्लीज़ इसमें। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस पूरे समझौते को देखता है, वो तो नागालैंड पीस अकॉर्ड से देख रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इससे वुमेन के राइट से रिलेटेड देखना होगा। वे फॉरवर्ड में क्या है, देखिए ऐसे तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, मिली होता है इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा जिससे जो पेट्रियार्कल जो फोर्सेस हैं वो हावी हो जाएंगी, और वो वुमेन के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनसे वुमेन्स को वंचित रखा जाएगा। तो स्टेट ऑटोनमी यानी आर्टिकल नंबर 371A के तहत में स्टेट ऑटोनमी जो दी गई है नागालैंड को, उसका मतलब कतई ये नहीं है कि वुमेन्स को यानी 50% पॉपुलेशन को उनके अधिकारों से वंचित किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वैसे मुझे डर भी लग रहा है कि इस बार तो वीडियो अच्छी बनेगी ना, आई होप वीडियो मतलब सही बनेगी, दोबारा 40 मिनट मेरे में बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। चलिए ये आर्टिकल है गुड स्मारिटन्स की तरफ में। गुड स्मारिटन्स वो लोग होते हैं, आपको पता है, जो लोग सहायता करते हैं जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ, यानी मुसीबत केस में जिनकी सहायता जो लोग करते हैं वो लोग होते हैं गुड स्मारिटन्स। ये घटना है, शर्मसार कर देने वाली ये घटना हुई कर्नाटका के कोप्पल में। एक लड़का जो 18 साल का लड़का था जो साइकिल ड्राइव कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी दुर्घटना हुई स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस के साथ में, और काफ़ी खून बहने लगा, काफ़ी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। उस लड़के को जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसको अस्पताल ले जाने की बजाय वहाँ पे कुछ लोग थे उसकी वीडियो बनाने लगे। ये शर्मसार कर देने वाली घटना हुई, और बाद में उसको एम्बुलेंस में ले जाया गया हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि बहुत अधिक खून बह जाने की वजह से, यानी आपने इस लड़के को हॉस्पिटल लाने में बहुत देर कर दी, इसलिए इस लड़के को नहीं बचाया जा सका। तो ये देखिए कितनी शर्मसार कर देने वाली घटना थी। मतलब समाज रिस्पॉन्सिबल है, समाज में हम सब आते हैं, किसी को दोष नहीं ठहराया जा सकता। और आगे जो बात आती है, देखिए एक सेकंड, आज हमारे समाज में क्या होता है, जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है सड़क पे तो जाम लग जाता है। जाम इसलिए नहीं लगता कि उस एक्सीडेंट जिसका हुआ है उसकी सहायता लोग दे रहे हैं इसलिए जाम लग गया, जाम इसलिए लग जाता है क्योंकि लोगों में क्यूरियोसिटी होती है देखने के लिए। लोग अपने अपने वाहनों की स्पीड कम कर देते हैं देखने के लिए आखिरकार हुआ क्या है। और इवन उससे भी ज़्यादा कुछ ये होता है कि देखिए कुछ लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज सोशल मीडिया का प्रेशर इतना ज़्यादा है, लोग कुछ नया दिखाना चाहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और झट से उसको सोशल मीडिया में वायरल करने लगते हैं। और लोग लेकिन नहीं करते तो क्या, सहायता जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस बंदे को जिसका एक्सीडेंट हुआ है। इवन क्राउड इकट्ठी होती है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन क्राउड इकट्ठी होने में होता क्या है, जो एक आधा इंडिविजुअल जो सहायता करना चाहता है उसमें भी एक तरह से डाइल्यूट हो जाती है वो भावना सहायता करने की। क्योंकि आपको पता है क्राउड जब इकट्ठी हो जाती है तो प्रेशर भी हो जाता है कि आप ऐसे बिहेव करें जैसे क्राउड बिहेव कर रही है। ये देखिए बिल्कुल सच बात है। अगर मान लीजिए जिसका एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है उसके साथ में सिर्फ एक और इंडिविजुअल है ना, वो 100% वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आसपास तो कोई है नहीं तो मुझे हेल्प करनी ही है। इसकी एक मोरल जो कंसाइंस होती है, जो इनर वॉइस होती है, वो उसको मजबूर कर देती है, जिसे आप जमीर कहते हो। आदमी का जमीर मजबूर कर देता है। लेकिन क्राउड जब होती है तो प्रेशर जो होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। और सेलफोन तो एक तरह से आज हैंडी हो गया है। सेलफोन में तो मतलब बिल्कुल लोग इतनी फ़ोटोएं खींचते हैं। पुराने टाइम में तो कैमरे से लोग फ़ोटो लेते थे तो रील लगती थी। आजकल तो कुछ नहीं, लोग 64 GB का कार्ड रखते हैं और फ़ोटो लेते हैं। आगे देखिए, अब कर्नाटका गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने गुड स्मारिटन कानून भी वहाँ पे बना रखा है।
ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो लोग सहायता करते हैं, काइंड हार्टेड लोग जिनका हृदय अच्छा होता है, और जो लोग सहायता करते हैं एक्सीडेंट विक्टिम्स की, इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कानून बनाया है। तो फिर भी लोग सहायता क्यों नहीं करते? दिक्कत यह है कि देखिए, पुलिस की छवि आमतौर पे पहले क्या होता था इस कानून के बनने से पहले से, कि पुलिस अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछती थी। जो लोग सहायता करते थे उनको भी ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे आपने एक्सीडेंट किया हो। और दूसरा, और एक कॉलोनियल टाइम की हमारी जो पुलिस की छवि है कि हरासमेंट होती है पुलिस के पास में जानते हैं, और जो लोग हैं कि बाद में सोचते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल वाले 100 क्वेश्चन पूछेंगे। इस वजह से ये सब दिक्कतें पहले आती थी। लेकिन अब कानून तो बन गए, लेकिन लोगों में सेंसिटाइजेशन नहीं आई अभी भी। क्या आप देखिए ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि क्या पुलिस को पता होगा, उस लोकल कस्बे की पुलिस को क्या गुड स्मार्टन लॉ के बारे में पता होगा? मुझे तो नहीं लगता कि लोकल पुलिस को इतने बड़े लेवल तक पता होता है गुड स्मार्टन। तो डेफिनेटली सेंसिटाइजेशन जो है वो तो आया है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे अभी तक नहीं आया। इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। एक गुड जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे सरकार को। जैसे कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो सरकार को जो पुलिस के केसेस किस प्रकार से पुलिस और सिटीजन्स ने मिलकर अस्पताल में पहुंचाया, इस प्रकार के केसेस को हाईलाइट करना होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहायता करना, मान लीजिए देखिए किसी की कार में एक्सीडेंट विक्टिम्स को ले जाया गया, तो अब उस कार में जो है खून के धब्बे लगेंगे, और कुछ लोग तो फिर से मोबाइल कैमरा निकाल के फ़ोटो लेने लगेंगे। तो ये सब दिक्कतें होती हैं जिससे जनता दूर जाना चाहती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली पहले होती थी, आजकल सेंसिटाइजेशन आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा इसमें और एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। यही वही बात है कि पुलिस को इमेज चेंज करने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। और उसके बाद में ये वही बात, पब्लिसाइज करो नेम। अब एक और एजुकेशन से इसका लिंक होता है। एजुकेशन से कैसे कि आखिरकार लोग सहायता करते क्यों नहीं? क्या उनमें वैल्यूज़ की कमी होती है? क्या एजुकेशन की कमी होती है? तो ये कहते हैं कि देखिए हर चीज़ को आप एजुकेशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इवन जब टीचर एजुकेशन और जो वैल्यूज़ इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, तब तो आप उनको अंडर एस्टिमेट करते हो, और आप कहते हो कि देखिए वो टीचर, उन टीचर्स को आइडियल माना जाता है जो क्लास में बच्चों के मोबाइल फ़ोन को इग्नोर कर देते हैं। और कुछ लोग जो अच्छे टीचर्स जो रोकने की कोशिश करते हैं, उनको आप कहते हो कि प्रैक्टिकल नहीं हो। तो यही चीज़ है कि जो पूरे के पूरे एजुकेशन वैल्यूज़ जो हैं, जिम्मेदार तो है, लेकिन वो एजुकेशन जो वैल्यूज़ हैं वो उनको इनकलकेट किया कैसे जाएगा? मतलब अगर एजुकेशन दे भी दी जाए, सोचने की बात देखिए, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें सिखाई नहीं जाती स्कूल में, लेकिन उनको एक्सपीरियंस के तौर पे यानी प्रैक्टिकली कैसे उनको रियलाइज़ किया जाए, वो भी तो एक बात है ना। किताबी ज्ञान को आप असली लाइफ में कैसे उसको हैंडल करोगे, ये जो ट्रांजिशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान वही है जो रियल लाइफ में हम जिसे इंप्लीमेंट करते हैं। किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। चलिए अब असली आर्टिकल देखिए। वो आर्टिकल तो था जो न्यूज़पेपर में, वो तो इतना ही था, लेकिन उसमें कुछ सब्सटेंस ज़्यादा था नहीं। तो कुछ अलग से पॉइंट है, हम वो डिस्कस करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुड स्मार्टन्स होते कौन है? तो डेफिनेशन देनी हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने मेंस के आंसर में, कि वो लोग जो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की और एक्सीडेंट विक्टिम्स की जो सहायता करते हैं, और या तो उनको फर्स्ट एड देते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिनकी वैल्यूज़ जो होती हैं कंपैशन और टॉलरेंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। एथिक्स में इसका क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत सामने आते हैं। तो क्या उनको लीगल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है? देखिए दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या खुद की जो वैल्यूज़ होती हैं, जो लोग सहायता करते हैं, वैल्यूज़ हावी होनी चाहिए या फिर उनको इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता है? मतलब जो लोग सहायता करते हैं वो किसी लालच से थोड़े ना सहायता करते हैं, वो तो उनके खुद के ज़मीर कहता है तभी तो वो सहायता करते हैं। तो ये आर्टिकल कहता है कि नहीं, मतलब जो हम पॉइंट्स अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, लीगल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए लीगल प्रोटेक्शन होगी तो एक तरह से जब भी वो जब मूवमेंट में जब एकदम से एक्सीडेंट हुआ है, तो बिना किसी सोचे समझे जो गुड स्मार्टन्स हैं, वो यानी अच्छे लोग सहायता करने के लिए आगे आएंगे, और उनके मन में यह बात होगी कि देखिए अस्पताल में पहुंचाने के बाद में भी मेरी ज़िंदगी में किसी तरह की हरासमेंट मेरी नहीं होगी, और पुलिस, हॉस्पिटल, कोर्ट मेरा किसी तरह से मुझे हरास नहीं करेंगे। तो ये सभी तरह के डर को दूर करने के लिए लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद में होनी इसलिए भी चाहिए क्योंकि देखिए अभी भी सेम बात वही है कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन सेंसिटाइजेशन नहीं आया है अभी भी। और उसके बाद में एक और पॉइंट्स ये आते हैं, देखिए कि इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी पहले सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जब भी किसी बंदे का एक्सीडेंट हो तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस सरकार फॉलो करेगी। जैसे जो बंदे हेल्प करेंगे उनके लिए कोई भी सिविल या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए,
और अपना जो बयान है वो एक एफिडेविट दे के भी जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सीबीएसई में भी चैप्टर्स इंक्लूड किए जाए फर्स्ट एड ट्रेनिंग के। तो ये सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस के तहत में कहा था। एक पैनल का गठन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। आप बताइए उस पैनल का नाम क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैनल का गठन किया था इस तरह की गाइडलाइंस के लिए, उस पैनल का नाम क्या था? अब देखिए सेम बात फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने अपने गाइडलाइंस दिए और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी दिए कईयों ने। उन्होंने भी सेम बातें कहीं, कुछ अलग, जैसे क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी नहीं होगी, कोई कंपल्सन नहीं होगा आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए। उन ऑफिसर्स को, ये देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन ऑफिसर्स को जो ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते उन पर एक्शन लिया जाएगा। कोई एग्जामिनेशन नहीं, जो लोग सहायता करते हैं कोई हरासमेंट नहीं उनका। हॉस्पिटल स्टाफ भी उनसे कुछ नहीं पूछेगा, बस सहायता प्रोवाइड करेगा एक्सीडेंट विक्टिम्स की। और डॉक्टर को भी कंपल्सरी अटेंड करना पड़ेगा एक्सीडेंट विक्टिम्स को, और अस्पतालों को भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या गाइडलाइंस से काम चल जाएगा सिर्फ? क्या ऐसी जरूरत नहीं है कि पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून बनाया जाए? तो अब वही बात है, तो कानून बनाए जाने की आवश्यकता है जिससे पुलिस में और ज़्यादा जागरूकता आए और जनता में भी जागरूकता आए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन ऐसा कानून बनाए? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए? तो देखिए बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ, ये सारे स्टेट लिस्ट के तो अंदर आते हैं। तो अच्छा तो यही होगा ना कि स्टेट गवर्नमेंट ये कानून बनाए। तो ये पूरा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। अगला जो आर्टिकल है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से रिलेटेड है। आपको पता है कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो एक 12 देशों का एक एग्रीमेंट था जिससे अब यूएस बाहर आ गया है। ट्रंप ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इस तरह के आरोप लगे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, कि ये कॉरपोरेट ग्रुप के लिए वरदान है और ये एक्सप्लॉयटेशन करेगा वर्कर्स और कंज्यूमर्स का, यानी एक तरह से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने में सहायता प्रोवाइड करेगा पूरा एग्रीमेंट जो है। देखिए इनके जो रूल्स थे इस जो ऑर्गेनाइजेशन के टीपीपी के, काफ़ी डैमेजिंग रूल्स थे। आईपीआर में काफ़ी सख्त रूल्स ये थे। देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, ये जो दवाइयाँ बनाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए ये आमतौर पे जो दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की बड़ी कंपनियाँ ये दवाइयाँ बनाती हैं। तो बड़ी कंपनीज रिसर्च करने के लिए इनके पास में पैसा होता है, तो ये लोग दवाइयाँ बनाते हैं। तो इनको क्या होता है, 20 साल के लिए इनको इंसेंटिव देने के लिए इनको पेटेंट दे देते हैं। पेटेंट का मतलब 20 साल तक और कोई कंपनी ये दवाई नहीं बना सकती इस प्रोसेस से जिससे आपने ये बनाया है। समझ गए? तो अब क्या होता है, जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं, 20 साल के बाद में ऐसी कंपनीज जो अब ये महंगी कंपनी ने जो पहले दवाई बनाई थी, अब जो बाद में कंपनीज क्या होती हैं, इसको देखे देखे सेम प्रोसेस का फिर कुछ चेंज करके उसका इस्तेमाल करके सेम दवाई बना सकती है, लेकिन उनको कहते हैं जेनरिक ड्रग्स। लेकिन डिफरेंट क्या होता है, ये जेनरिक ड्रग्स बहुत सस्ती होती हैं। जो ये लोग डेवलप्ड कंपनी वाली जो अमीर कंपनीज जो होती हैं शुरू में पेटेंट करके दवाइयाँ बनाती हैं, काफ़ी महंगा करके बेचती हैं अपना फ़ायदा करने के लिए। लेकिन जेनरिक ड्रग्स काफ़ी सस्ते में बिकती हैं, जैसे पैरासीटामोल 1 रुपये में, और इस तरह की जो डिस्प्रिन, ये सारी जो चीज़ें हैं, डिस्प्रिन पता नहीं कौन सी है, लेकिन पैरासीटामोल जो है वो जेनरिक ड्रग है। तो अब देखिए क्या होता है, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हमेशा कहते हैं कि जो आईपीआर के रेजीम्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आईपीआर के रेजीम्स कैसे? आईपीआर के रेजीम्स ऐसे होती हैं कि देखिए ये कंपनीज होती हैं ना, बहुत स्मार्ट होती हैं। 20 साल तक तो इनको पेटेंट मिल गया, अब 20 साल के बाद में भी क्या करती हैं कि कुछ प्रोडक्ट में चेंज तो किया नहीं इन्होंने, लेकिन कुछ थोड़ा सा ऐड करके कह देती है कि देखिए हमें तो 20 साल के लिए और पेटेंट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, और जबकि वो चेंज दवाई के इफेक्टिवनेस में कुछ लाता ही नहीं चेंज। तो इस चीज़ को कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स, यानी 20 साल के बाद में भी कंपनीज किसी ना किसी छोटे मोटे सॉल्यूशन को ऐड करके ऐसा कहने लगती हैं कि हमें और ज़्यादा साल के लिए पेटेंट दे दीजिए। इस चीज़ को कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। और ये देखिए एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स तो बहुत खतरनाक चीज़ है हमारे देश की कंपनीज के लिए, क्योंकि हमारे देश में जो जेनरिक ड्रग्स बनाने की जो कंपनीज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और जेनरिक ड्रग्स का जो फ़ायदा होता है गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गरीब लोग वंचित रह जाएंगे दवाइयों से अगर एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स चलता रहेगा। तो हमारे देश में 2 ऐसे मामले सामने आए। एक तो केस था वो एवरग्रीनिंग का, जो ग्लिविक यानी नेक्सावेयर, इसमें आएगा अभी देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, जो एंटी कैंसर की ड्रग थी ग्लिविक, नोवर्टीज ने ये बनाई थी, और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया था, इनके केस को रिजेक्ट कर दिया था, इनके जो इन्होंने क्लेम रखा था। हमने कहा था कि देखिए आप एवरग्रीनिंग ऑफ ड्रग्स कर रहे हो, यानी 20 साल के बाद में भी अपने फिर से पेटेंट लेने के लिए ट्राई कर रहे हो, लेकिन कुछ इफेक्टिव केमिकल आप नहीं ऐड कर रहे हो दवाई में, तो आपको पेटेंट नहीं दिया जा सकता।
और एक और भी केस था कंपल्सरी लाइसेंस का। कंपल्सरी लाइसेंस में क्या होता है कि अगर जनता को जिस दवाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस दवाई को हमारी जो पेटेंट अथॉरिटीज़ हैं उसका पेटेंट नहीं देंगी, ऐसा जो एक प्रोविज़न है, जो ट्रिप्स जो कानून है WTO के अंदर में। बिल्कुल आसान आर्टिकल है, बस थोड़ा ध्यान दीजिए आप इसको। एक और जो तीसरा इशू है वो है डाटा एक्सक्लूसिविटी का। ये डाटा एक्सक्लूसिविटी क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो भी कंपनियां दवाई बनाती हैं ना, उनको दवाई बनाने की परमिशन इसलिए मिलती है क्योंकि वो सबूत के तौर पे क्लिनिकल ट्रायल्स देती हैं। यानी जो भी कंपनी, जो भी अथॉरिटी होती है दवाई बनाने की परमिशन देती है, तो जो लोग कंपनीज होती हैं दवाई बनाती हैं, उनको ना सबूत के हिसाब से उस अथॉरिटी को बताना पड़ता है कि ये देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा है और हमारी जो दवाई है बिल्कुल अच्छे से काम करेगी और ये डेटा हम आपको सबमिट कर रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स जो होता है ना, अमीर कंपनीज जो होती हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, इनके पास में सोर्सेज होते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स कर लें, और जो हमारे जैसी जेनरिक ड्रग्स की कंपनी जो हमारे देश में होती है उनके पास में इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो इनके पास में रिसोर्सेज नहीं होते तो इनके पास में क्लिनिकल ट्रायल्स वो कर पाने में सक्षम होते नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना में इनको अनुमति मिलती नहीं है कि वो अनुमति मिल जाए उनको कि दवाइयाँ वो प्रोड्यूस कर सकें। तो ये क्या करती हैं, ये जो ऑलरेडी इन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स किए होते हैं, बड़ी कंपनीज ने, जो अमीर कंपनीज ने, इन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए होते हैं उन्हीं का डेटा ये इस्तेमाल कर लेते हैं और कहते हैं कि ये देखिए हमारा केमिकल कंपोजिशन सेम है, इन्होंने ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स कर रखा है, तो ये देखिए, तो हम आप इसी डेटा को इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन इसमें भी अब ये रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं अमीर देश, अमीर कंपनियां। ये कहते हैं कि देखिए 5 से 8 साल तक हमारे डेटा को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ गए? यानी अब डेटा पे भी रोक लगा रहे हैं ये। अब इफेक्टिव जो पेटेंट हो जाएगा 20 साल तो पहले का था, और 5 से 8 साल तक डेटा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इनके क्लिनिकल ट्रायल्स का। और जेनरिक कंपनीज हैं, उनके पास में डेटा के लिए रिसोर्सेज है ही नहीं। तो 20 प्लस में 5 to 8 यानी 25-28 साल का पेटेंट हो जाएगा। इतने में तो देखिए गरीब लोग कितना वंचित हो जाएंगे पूरी दवाइयों से। तो अब कहते हैं कि देखिए TPP को एबोलिश करना एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अब जो ऐसी कंपनीज हैं वो और कुछ करने लगेंगी। मतलब कहने का मतलब है कि पहले TPP में इतने सख्त रूल थे, अब वो ऐसा तो नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो ठंडा पड़ जाएंगी और यानी अब वो IPR रेजिम्स को आसान बना देगी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। नहीं, वो क्या करेंगी, अब ये जो एग्रीमेंट पहले TPP में साइन हुआ था किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, जैसे कि RCP में चला जाएगा। और चाइना देखिए अभी कहते हैं कि RCP में जो चाइना के ट्रेड एम्बिशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अभी काफ़ी जैसे RCP में कंट्री हैं जो जापान और साउथ कोरिया, वो भी बार बार कह रहे हैं कि इसमें भी जो IPR रेजीम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि इनकी भी दवाइयाँ हैं काफ़ी महंगी आती हैं। और उसके बाद में आता है दूसरा कारण कि जो ओबामा ने पहले कहा था कि इस पूरे IPR रेजीम्स के लिए इंडिया को काफ़ी प्रेशराइज किया था, तो अभी ट्रंप भी काफ़ी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि बायलेटरली अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जाए कि वो IPR रेजीम अपना सख्त बनाए और जो पेटेंट्स थे पेटेंट के नॉर्म्स का पालन करें। तो इनका मतलब यही है, ये जब कहते हैं ना कि IPR रेजीम्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इनका मतलब ये है कि हम दुनिया भर के लिए यानी काफ़ी सालों, अनलिमिटेड सालों के लिए हम जो पेटेंट्स हैं उनको एवरग्रीन करते रहें, और जो जेनरिक ड्रग्स होती हैं जो गरीब लोगों को दवाइयाँ प्रोड्यूस करती हैं वो उस प्रोड्यूस को ना बना सकें। इनका कहने का मतलब यही होता है, ताकि इनको फ़ायदा हो। इनका फ़ायदा कैसे होता है, ये देखिए ट्रंप ने जैसे कहा था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स कर देंगे कि वो जो ये दवाइयाँ बनाती है एक शेयर दें अमेरिका की कंपनीज़ को, या फिर अच्छा शेयर दें, या फिर वो ना बनाएं, यानी अपने पेटेंट रेजीम को स्ट्रॉन्ग रखें। तो इस प्रकार का ये पूरा आर्टिकल था। और अभी जरूरत है कि हमें इंडिया को भी अभी एक तरह से कमिटेड रहने की आवश्यकता है कि जेनरिक ड्रग्स की तरफ में, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को होता है, और हमें दुनिया में हो रही डेवलपमेंट्स के बारे में ध्यान रखते हुए अपने हिसाब की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, अच्छा आर्टिकल था। देखिए आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए सीढ़ियों की उन्हें ज़रूरत है जिनकी मंजिल छत है, हमें तो आसमां पे जाना है और हमें सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बजट वेलकम बूस्ट फॉर रियल एस्टेट, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये आर्टिकल है। बजट में काफ़ी तरह के प्रावधान रखे गए ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, रियल जो स्टेट है, और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए। और उसके बाद में देखिए अभी जो रियल एस्टेट का GDP में हमारी GDP में कंट्रीब्यूशन है काफ़ी कम है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट में रियल एस्टेट का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और काफ़ी इसलिए संभावना काफ़ी ज़्यादा है रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं इसमें ग्रोथ में। अभी बजट में क्या किया,
इंडेक्सेशन का बेस ईयर चेंज कर दिया। देखिए बेस ईयर से क्या होता है, कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ता है ना, तो बेस ईयर के हिसाब से ही भरना पड़ता है। तो इसका बेस ईयर अब 1981 से करके अब 2001 कर दिया। तो अब पहले जो लोगों के पास में इंसेंटिव था कि वो अपने कैपिटल गेन्स यानी प्रॉपर्टी वगैरह पे कैपिटल गेन्स देना पड़ता था, वो कैपिटल गेन नहीं देते थे, समझ गए। तो अब 2001 कर दिया तो उनको देना पड़ेगा। तो एक और जो चीज़ आसान कर दी गवर्नमेंट ने, वो ये कर दिया कि जो लोग बिल्डर वगैरह जो फ्लैट्स वगैरह बनाते थे, यानी और लोग भी जिनके पास में फ्लैट्स होते हैं जो किराए पर चढ़ाते हैं, तो पहले साल में जो लोग रेंटल इनकम जो होती है, किराए की जो इनकम होती है फ्लैट वगैरह की, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे क्या होएगा, इससे टैक्स बर्डन जो घट जाएगा, जो लोग जो रियल एस्टेट में टैक्स बर्डन घट जाएगा, तो ये सेक्टर और ज़्यादा बूम करेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि अभी भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो इनको आसान बनाने की आवश्यकता है रियल एस्टेट सेक्टर में। अगला जो आर्टिकल है, इसका पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताना चाहूँगा। बेसिक्स ये है कि देखिए 3 तरह की कमिटमेंट्स हमने करी पेरिस क्लाइमेट चेंज में। 33 से 35% का जो था 33 से 35% का हमने कहा कि हम जो ग्लोबल जो हमारा एमिशंस है ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कम कर देंगे। 2030 तक 40% इलेक्ट्रिसिटी थी वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, यानी रिन्यूएबल एनर्जी हम बनाएंगे, चाहे वो सोलर हो या फिर विंड हो, इस तरह की एनर्जी बनाएंगे हम। और फॉरेस्ट कवर है वो भी हम हमारा बढ़ा देंगे ताकि वो 2.5 से 3 बिलियन टन्स का वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा कर सके इतना। ये हमारी कमिटमेंट्स थी। लेकिन दिक्कत क्या है, अब थर्मल प्लांट्स जो हैं वो अब पहले देखिए उसके तहत में 2015 में गवर्नमेंट एक रूल लेके आई पेरिस क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। इन्होंने जो थर्मल प्लांट्स के लिए गाइडलाइंस थी काफ़ी सख्त रख दी कि अगर आपको कोयले की सहायता से बिजली बनानी है तो आपको इन गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोयले की सहायता से बिजली नहीं बना सकते। 2015 में इस तरह की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी करी थी। अब उन गाइडलाइंस को और ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नॉर्मलाइज कैसे मतलब आसान बना दिया गया है। अब क्योंकि थर्मल जो कॉरपोरेशन है, इन्होंने विरोध किया, इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप इस तरह के नॉर्म्स रखोगे तो हम नहीं बना पाएंगे बिजली। और जबकि देखिए कोयला से बिजली बनाना अभी भी हमारे सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और कोयले पे हम आज भी निर्भर हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सोलर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन और विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इनका बढ़ रहा है ग्रेजुअली, लेकिन कोयले को थोड़े ना छोड़ सकते हैं। इकोनॉमी की जरूरत को तो पूरा करने में कोयला एक महत्वपूर्ण है ही जरिया। तो और बाद में देख लीजिए 2030 तक भी देख लीजिए, हमने कमिटमेंट 60% की रखी है ना। 60% हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, 60% तो फिर भी बनाएंगे ही ना कोयले की सहायता से या फिर बाकी जो दूसरे ग्रीन हाउस गैस का जिनका एमिशंस होता है वहाँ से। तो बात यही है कि इसमें इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है वो भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उस पर भी ब्लेम आता है। और वो भी एक तरह से प्रोजेक्ट्स जो थर्मल प्लांट्स पे जो गाइडलाइंस दी जाती है उनको भी जो सख्ताई से उनको मॉनिटर नहीं करता, और कई बार जो थर्मल प्लांट्स हैं वो फ्लाउंट करते हैं रूल्स को। तो ये थे आज के सारे आर्टिकल्स। आई होप वीडियो अभी अच्छी बनी हो, काफ़ी थक भी गए अभी तो। सो थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।